અમદાવાદના ગોતા સ્થિત રાજપૂત ભવન ખાતે ખાસ ભવ્ય સમૂહ લગ્નોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કે જેમાં ભવ્ય લગ્નોત્સવમાં ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ સાંસદ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ તેમાં ખાસ હાજર રહ્યા હતા અને નવદંપતીઓને આશીર્વાદ આપ્યા હતા અને સાથે સાથે સનાતન ધર્મ અને રાષ્ટ્રવાદ અંગે પણ મહત્વના નિવેદનો કર્યા હતા। બ્રિજભૂષણ સિંહ સાથે જીટીપીએલ નિર્માણ ન્યૂઝની ટીમ દ્વારા પ્રસંગ અનુસાર ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે આ પ્રસંગે તેમણે ખાસ ભારતના યુવાનોને સનાતન ધર્મના મૂલ્યોને સમજવા અને દેશની સંસ્કૃતિના રક્ષણ માટે આગળ આવવા માટે આહ્વાન કર્યું હતું। તેમણે જણાવ્યું હતું કે સનાતન ધર્મ જ ભારતની સાચી ઓળખ છે અને યુવા પેઢીએ આ વારસાને જાળવી રાખવો જોઈએ। 2026ના સમયગાળામાં સામાજિક સમરસતા માટે આવા આયોજનો અનિવાર્ય હોવાનું પણ તેમણે ઉમેર્યું હતું। गुजरात में राजपूत विद्या सभा के द्वारा कई वर्षों से कुछ गतिविधियां सामाजिक शैक्षणिक चलाई जाती हैं। उसी में मेहर भाई अभी हमें उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में मिले थे और मुझे आमंत्रित किए थे। मैंने वादा किया था कि मैं आपके कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा और यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कितना बड़ा काम समाज के सहयोग से और सबको जोड़ करके रखना, तो यहाँ से मैं कुछ सीख रहा हूँ। सर, आपको एक नाम भी दिया गया है, हमेशा लोग आपको नेताजी नेताजी बुलाते हैं। सर, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सर? नेताजी, ये जिसको लोग अपना अगुआ मानते हैं, अपना लीडर कह सकते हैं आप, तो ये नाम विद्यार्थी जीवन में ही, जब मैं अयोध्या में छात्र था तो उस समय छात्र संघ का चुनाव हुआ था, तो उसी समय मेरा नाम पड़ गया था नेताजी। और मुझसे पहले उत्तर प्रदेश में नेताजी शब्द एक आज हमारे बीच में नहीं है। एक रविंद्र सिंह छात्र नेता हुआ करते थे, उनको नेताजी कहते थे और सेकंड नाम उत्तर प्रदेश की जनता ने नेताजी हमें दिया। अब तो कई लोग हैं जिनको नेताजी कहते हैं, नाम ना लेना पड़े इसलिए नेताजी कर देते हैं। सर, आपके वस्त्र हमेशा चर्चा में होते हैं कि आप हमेशा लुंगी कुर्ता और धोती में ही होते हैं, इसका कोई कारण है सर? किसान परिवार से हूँ, पिताजी सामान्य परिवार से थे, किसान हैं, एक शौक है और ये भारतीय परंपरा है, हमारा भेष है, तो अपने भेष को धारण करते हैं। सुबह लुंगी कुर्ता पहनते हैं, वो पहलवानों का ड्रेस है, साधुओं का ड्रेस है, तो सवेरे सुबह के टाइम थोड़ी पहलवानी हो जाती है तो लुंगी कुर्ता पहन लेते हैं। सर, आप हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं, आप हमेशा बोलते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, इस देश के अंदर 140 करोड़ जनता जो है सब सनातन ही है और कुछ लोग परिस्थिति जन्य, जब मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण किया, विशेष करके 6ठी शताब्दी के बाद, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ लोग इधर उधर गए, लेकिन सब अपने मर्जी से नहीं गए हैं, विवश किए गए हैं। और विवश ही नहीं किए गए हैं, एक छोटी सी भूल पर हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो उनके पूर्वज ही भी सनातन ही हैं और इसलिए मैं सबको सनातनी मानता हूँ और सबकी प्रशंसा करता रहता हूँ। और जो लोग सनातन के नाम पर ओंठ सिकोड़ने का काम करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि सनातन है क्या। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि हम हैं कौन। और ये परंपरा जो चल रही है, ये मनु से चल रही है और किसी न किसी रूप में अब तक जिंदा है। तो हम सनातन पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, हम हैं कौन। आप अपने आप को जानो कि हम हैं कौन, हमारे पूर्वज कौन थे, उनके पहले कौन था, हम कहाँ से निकले, हमारा इतिहास क्या है। और हमारा इतिहास कोई इतना खराब नहीं है कि उस पर हम गर्व न कर सकें। हमारा इतिहास गर्व करने का है।
सर आप हमेशा एक बात और पे भी दावा डालते हैं कि जिनको सनातन धर्म का ABCD भी पता नहीं है वो लोग सब घर के बर्तन समान है, सिर्फ आवाज़ करते हैं। देखिए वो उनको खुद नहीं मालूम है वो हैं कौन, वो जानना नहीं चाहते वो हैं कौन। अगर इस देश में हैं आप तो कहीं ना कहीं वंश परंपरा आपकी है, ऐसे कहीं से तो पैदा नहीं हुए हैं, तो उनको मालूम ही नहीं है। और राजनीति के लिए या वोट की लालच में, राजनीति के लिए और वोट की लालच में ये बयानबाजी करते रहते हैं, जबकि वो भी सनातन के ही लोग हैं। लेकिन ये राजनीति उनको विवश कर रही है, सत्य बोलने से उनको रोक रही है। सर एक चीज़ आप और भी कहते हैं कि सनातन धर्म हमेशा आदि और अमर रहेगा, अमर है और अमर ही रहेगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक लोग रहेंगे तब तक रहेगा। अगर ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है, दुनिया नष्ट हो जाती है, सनातन नष्ट होगा, उसके पहले कहाँ नष्ट होने वाला है। हमेशा आप जब सेना की बात आती है और कभी सनातन धर्म की बात आती है, हमेशा आप मैदान पे आ जाते हो। ऐसा कुछ खास लगाव है सनातन धर्म और हमेशा सेना से? देखिए जब हम सनातनी हैं, 140 करोड़ जनता जो इस देश के अंदर है, इसमें कुछ छोड़ करके, क्योंकि इतने हमले हुए, शक आए, हूण आए, डच आए, यवन आए, तो कुछ यहाँ पर मिक्स कर गए, तो उनको अगर निकाल दो आप तो सब सनातन ही है। तो इसलिए मैं सनातन की बात करता हूँ, इसको तो कोई मिटा नहीं सकता है। और सेना की जो आपने कहा कि देखिए सेना का रोल अलग है और हम लोगों का रोल अलग है। जैसे कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, अगर हम कोई हत्या करते हैं तो पाप है, लेकिन वही देश की सीमा की रक्षा के लिए कोई सैनिक जब 10 लोगों की हत्या करता है, 12 लोगों की हत्या करता है, तो उसको चक्र प्रदान किया जाता है, मेडल प्रदान किया जाता है। तो किस समय क्या करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है देश की रक्षा करना। देश के अंदर जो घुसेगा वो मारेंगे। सर आपने एक बात और भी कही है कि सनातन धर्म के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र रचा जाता है जो समाज को डिवाइड करने का काम करता है। देखिए बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अब विशेष करके अंग्रेजों ने इस काम को बहुत बखूबी किया है। सबसे पहले जो हमारे ग्रंथ थे उनको नष्ट किया गया, क्योंकि अगर वो ग्रंथ रहेंगे हमारे तो हमारी विचारधारा जिंदा रहेगी। इसलिए सबसे पहले हमारे ग्रंथ नष्ट किए गए, हमारा इतिहास नष्ट किया गया। अब जैसे राणा सांगा की बात होती है, महाराणा प्रताप की बात होती है, लेकिन बहुत कम लोग बप्पा रावल को जानते होंगे। और बप्पा रावल सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए आए, जैसे आज का रावलपिंडी जो है वो बप्पा रावल के द्वारा ही बसाया गया था। और बप्पा रावल इसलिए चर्चा में आए कि उन्होंने राजा दाहिर, जो उस समय सिंध प्रांत के राजा थे और ब्राह्मण थे, उनकी 2 कन्याओं का मोहम्मद बिन कासिम ने हरण किया था और हरण करके खलीफा के सामने पेश किया। खैर उन कन्याओं ने मरते मरते उसका बदला ले लिया, लेकिन दाहिर का पुत्र जब भग करके मेवाड़ जाता है तो बप्पा रावल और साउथ के एक राजा नरसिंघम ऐसे करके पहली यूथ ब्रिगेड बनाते हैं और यूथ ब्रिगेड बना करके वहां तक जाते हैं और प्रमिला और सूर्या के प्रतिशोध में 35 मुस्लिम राजाओं की कन्याओं से विवाह करते हैं। 35 जिसको जिसको हराया उसको, उसकी कन्या को उन्होंने स्वीकार किया, और ये नहीं कि वो किया, बिल्कुल रानी की तरह रखा। तो आज बप्पा रावल की चर्चा नहीं होती है। अब बप्पा रावल कहां से थे, आगे जाओगे तो आपको अयोध्या से जुड़े मिलेंगे। सर एक हमेशा, ये तो सनातन धर्म की बात है, पर हमेशा आपको राहुल गांधी से बंदूक रहता है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, अब बोलना नहीं चाहते राहुल गांधी पर, बोल बोल कर थक गया हूँ। हाँ ठीक है सर, राहुल गांधी पर बोल बोल कर थक गया हूँ। सवाल सर, हमारे एक चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम युवाओं से कहना चाहेंगे, एक शेर अर्ज करता हूं कि युवा शक्ति के बल पर ही
जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो मैं इस देश के नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपनी ताकत को पहचानो, और शर्म नाम का एक कीड़ा होता है, शर्म, विशेष करके राजपूत समाज में, ब्राह्मण समाज में, कि ये काम मुझे नहीं करना है। शर्म नाम के कीड़े को निकाल दो और जो आपके सामने है वहीं से शुरू हो जाओ।